हेलो, नमस्ते। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस सेशन में। उम्मीद है आप सभी बच्चे स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे, मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। आप जितने भी व्यक्ति हैं जो 11वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, आर्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। या फिर कोई भी बच्चे हैं ऐसे जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम या फिर ज्योग्राफी से नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। जो हम लोग एनसीईआरटी हर एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं बारीकी से, ठीक है। जो कि पहला देखिए बुक जो हमारा होने वाला है भारत भौतिक पर्यावरण, ये जो आपका पहला बुक है, ठीक है। भारत भौतिक पर्यावरण जो है ये आपका पहला बुक है। इसमें 7 चैप्टर जो दिया गया है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन। दूसरा जो बुक है आपका क्या, भौतिक भूगोल के सिद्धांत, ठीक है, मूल सिद्धांत। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो आपका ये दूसरा बुक है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे, पहले बुक को बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक चीज को नोट्स बना करके बताया जाएगा, ठीक है। तो आप जितने भी बच्चे हैं जुड़े रहिए और हमारे चैनल से पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला जो बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, ठीक है, 11वीं हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको 6 से लेकर के पूरा 12 तक का फुल एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन आंसर आपको इस चैनल पर मिलने वाला है, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ठीक है। तो चलिए पहला जो चैप्टर है हमारा, देखिए इसमें जो चैप्टर है टोटल यहां दिया गया है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इस चीज को। और पहला चैप्टर जो है हम लोग देखेंगे। चलो हाँ स्टार्ट करते हैं, आज देखा जाएगा। देखो 11वीं है ना, पहला इसका भी 2 बुक है, ठीक है, जिसमें पहला बुक हम लोग पढ़ेंगे। पहला बुक का नाम है भाग 1 भाग 2 करके दिया है, बुक 1 बुक 2। तो भारत भौतिक पर्यावरण, भारत भौतिक पर्यावरण, इसका पहला चैप्टर जो है भारत की स्थिति, देखो इसमें दिया भी होगा। देखो हमको पढ़ना कौन कौन चैप्टर है इसमें। विषय सूची है, ठीक है। सात गो चैप्टर इसमें हमको पढ़ना है, ठीक है। 7 गो चैप्टर इसमें हमको पढ़ना है। खंड 1 में जो आएगा भारत की स्थिति पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा चैप्टर संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। तीसरा अपवाह तंत्र। चौथा जलवायु। पांचवा प्राकृतिक वनस्पति। और छठा मृदा के बारे में पढ़ेंगे। और सातवां जो है खंड 4 में प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, ठीक। यहां से बात स्टार्ट है। पहला चैप्टर देखो, हालांकि वो जो लिखा दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको निकाल के रखना, ठीक है, अभी चीज समझ में आ जाएगा। पहले चैप्टर में क्या कह रहा है, भारत स्थिति, भारत की स्थिति को हम लोग समझेंगे। ये चैप्टर जो है 9वां का पहला चैप्टर है, आकार, भारत के आकार के बारे में बताया गया है, भारत का आकार कैसा है। 9वां चैप्टर जो है पहला, उससे मिलता जुलता चैप्टर है ये। अगर वो वाला पूरा समझ में आ रहा है तो ये चीजें समझ में आसानी से आ जाएगा। हालांकि वो बातें इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी हम बताए हैं। चलिए इसमें है क्या भाई, पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं, पिछली कक्षा में, ठीक है, 9th क्लास वगैरह में, 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास सब में ये सब का बात हो चुका है, ठीक है।
अब आप भारत के मानचित्र को, चित्र 1.1 में जो भारत का अभी मानचित्र है, भारत का यहाँ नक्शा है पूरा दिया गया है, यहाँ देखो ये पूरा भारत का नक्शा है, ये भारत हो गया, ठीक है। अब आप भारत के मानचित्र चित्र 1.1 को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यह कह रहा है कि पीछे आप जिस आधार पर पढ़ चुके हैं उसको और अभी जो चित्र में दिया गया है उसको मिलाते हुए देखिए कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है, यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है जो अभी हम लिखाए हैं। अक्षांशीय विस्तार जो हम लिखाए हैं कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या होता है इसको समझने के लिए पहले हमको देखो, यहां ये हमारा भारत है, ठीक ना, रे आओ समझो बढ़िया से। देखो ये हमारा क्या है भाई, भाग है भारत का। तो अगर दिख रहा होगा तो यहां करके दिया है 8 डिग्री, ठीक है, उत्तरी, ठीक है, 8 डिग्री उत्तरी है ये, ठीक है। यहां देखो 8 डिग्री 12 डिग्री ऐसे करके बढ़ा करके लिखा हुआ है, लेकिन क्या होता है, हम अक्षांश और देशांतर क्या होता है पहले उसको समझते हैं। अक्षांश और देशांतर, देशांतर, अक्षांश और देशांतर क्या होता है पहले इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग मानते हैं लगभग पृथ्वी क्या है, गोल है, ठीक, तो मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ठीक। अब इसका जो ये है एक बीच में पृथ्वी की जो रेखा होता है विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा से इसको क्या करता है, 2 भागों में क्या किया गया है, बांट दिया गया है। समझो कि ये रेखा जो है 2 भागों में पृथ्वी को बांटती है। इस रेखा को कहते हैं, 1 नंबर में पूछ लेगा कि कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, तो विषुवत रेखा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा। अब अक्षांशीय क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। विषुवत रेखा ये जो हो गया तो ये जो होता है अपने आप में 0 डिग्री पर, और इससे उत्तर की तरफ जाएंगे, इसको बोलते पृथ्वी का ई वाला पार्ट हो गया, इसको बोलते हम उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हम उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध। और नीचे वाले को बोलते हम दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो पृथ्वी का जो ये विषुवत रेखा है इसी को बोलते हैं, इसको, और 1-1 डिग्री पर, जैसे 1 डिग्री पर फिर एगो रेखा, 2 डिग्री पर फिर एगो रेखा, 3 डिग्री पर फिर एगो रेखा, 4 डिग्री पर फिर एगो रेखा, इसी तरह से पूरा जो है यहां तक कितना 90 डिग्री तक दिया गया है। तो इसका मतलब 1-1 डिग्री पर एगो रेखा तो 90 गो रेखा, तो 90 डिग्री बनेगा। इसी प्रकार से ऐसे ऐसे जाएगा तो कुल कितना हो जाएगा, यहां भी 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 रेखा, ठीक है। तो इसी रेखा को हम बोलते हैं क्या, अक्षांशीय रेखा। इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, अक्षांशीय रेखा, और यही हमको समझना है। इस रेखा को हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखा, जो यहां क्या करती है, इसको 2 भागों में पृथ्वी को बांटती है। भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य यानी इसको 2 भागों में बांटने वाली रेखा। तो
अब यहां से 1-1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री इस तरह से गया है। ठीक है, तो हमारा जो भारत है, अगर कहा जाए तो भारत हमारा यहां पर स्थित है। ये तो पूरा पृथ्वी का नक्शा हो गया, ये पूरा पृथ्वी हम बनाए हैं। नक्शा नहीं, मतलब पृथ्वी, जो पृथ्वी क्या हमारा गोलाकार, गोले के आकार का लगभग माना गया है। तो यहां है हमारा, अब इसी पृथ्वी के अंतर्गत जो है पूरा देश है, पूरा देश। ठीक है, तो हमारा देश जो है, जिसमें से हमारा देश कहां है भाई, यहां। हमारा देश कहां है, यहां है। जब हमारा देश यहां है तो अब आपको पूछेगा कि हमारा देश जो है पूरा विश्व के किस गोलार्ध में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। इसलिए बोलते हम इसको कि हमारा देश, लिखाए भी है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, अब समझते हैं हम देशांतर रेखा क्या होता है। फिर से हम बनाते हैं एक और, कोई और एक गोलाकार ले लेते हैं भाई। अब जैसे इस रेखा को हम बोले हैं अक्षांशीय रेखा, अब इसी को क्या करेंगे भाई, ये तो आपको बांट दिया उत्तरी और दक्षिणी में, और एक और हम मान लेते हैं ये पृथ्वी है, और इसको ये जो बांटती है रेखा, देशांतर रेखा इसको बोलते हैं। तो देशांतर रेखा भी अब क्या देगा भाई, 1-1 डिग्री पर ये भी देगा। ग्लोब जो देखे हुएगा तो उसमें ऐसे ही रेखा सब बनल रहता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। ये खरी वाला रेखा को हम क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा। तो ये देशांतर, जैसे हम बोले कि यहां से अक्षांशीय रेखा टोटल कै गो, 90 गो इधर और 90 गो, तो टोटल कितना हो जाएगा 180। वही लिखाए भी है, देशांतर रेखा कितना होता है टोटल 180, लेकिन सॉरी अक्षांशीय रेखा। और पूछेगा देशांतर रेखा कितना, तो यहां जो है टोटल 180 देशांतर रेखा होता है, 180 इधर देशांतर रेखा हो गया। इसको बांट दिया, इधर बोलेंगे हम पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और इसको बोलेंगे क्या, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध। तो अब ये रेखा हो गया क्या हमारा, मतलब यहां ऐसे। तो सोचो कि इसको हम बोलेंगे देशांतर रेखा, इसको बोलेंगे ऐसे ऐसे। तो ये क्या करता है, देशांतर एक मुख्य मध्य रेखा जो रहता है बीच का, इसको 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें बोलेंगे हम इसको पूर्वी और इसको क्या बोलेंगे पश्चिमी। तो हमारा भारत कहां है भाई, यहां। तो इस रेखा को, अक्षांशीय रेखा को देखेंगे तो उत्तरी की तरफ है, और देशांतरीय रेखा को अगर हम देखेंगे तो पूरब की तरफ हमारा भारत है। तो इसलिए इसको कहा जाता है, मतलब भारत जो है विश्व के किस गोलार्ध में आता है, पृथ्वी के किस गोलार्ध में आता है, तो भाई उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। बात समझ में आ गया। और यही होता है अक्षांशीय रेखा, और यही होता है देशांतर रेखा। अब ये अक्षांशीय रेखा देशांतर रेखा क्यों दिया जाता है, तो यही बताता है हमारे पूरे देश के बारे में कि कौन किस दिशा में है, किधर है, और कहां पर ज्यादा गर्मी है, ठंडी है, समय काल क्या है। ठीक है, समय काल इत्यादि सारा चीज बताने के लिए इस देशांतर रेखा और अक्षांशीय रेखा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम ये देखो, जैसे हम बताए थे, ये हो गया आपका विषुवत रेखा, मतलब इसमें नहीं, पृथ्वी अगर बीच में देगा, ये तो खैर है आपका ये मानक रेखा हो गया यहां। ठीक है, ये हो जाएगा मानक रेखा, जो हम अभी दिखाएंगे कि क्या है। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं देखो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। तो अब जो भारत हम बनाए हुए थे, जैसे भारत हमारा जो कहां था, तो अब थोड़ा सा और समझ लो। जैसे हम यहां पर बनाए तो ई रेखा एगो दिए ऐसे ऐसे करके है भाई, तो ई क्या हो जाएगा अक्षांशीय रेखा। ऐसे ऐसे करके है तो ई क्या हो जाएगा देशांतरीय रेखा।
तो अब मान लेते हैं ई मध्य हो गया एगो, इसका ये मध्य हो गया एगो, समझो, और ई मध्य हो गया ऐसे। हमारा और भारत जो है सो कहाँ है भाई, यहां मान लेते हैं हमारा भारत जो है कुछ यहां है। जब हमारा भारत जो है भाई यहां है तो क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में। अब हम बताए हैं कि इसके एगो रेखा दिए 1 डिग्री पर, फिर 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, 5 डिग्री पर। तो इसी करके जो ये भारत जो मिलेगा, जैसे ये रेखा बना हुआ है, तो ये रेखा जो है देशांतर और अक्षांशीय वाला रेखा में ही मिलेगा ये। तो जब ये मिलेगा तो इसका डिग्री जो बताया गया है तो वही बताया गया है इसका डिग्री। जैसे ऐसे ऐसे आएंगे तो 1 2, फिर ऐसे ऐसे जाएंगे तो 1 2 3। तब पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ लेंगे, यानी कि पूर्वी देशांतर में, हमारा टोटल पूर्वीय में है। तो इसलिए या तो पूर्वी देशांतर से मतलब है हमको, या तो उत्तरी देशांतर से मतलब है। इसलिए लिखाए होंगे कि हमारा जो भारत का स्थिति है किस अक्षांश पर है, किस अक्षांश पर है, तो 8 डिग्री क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना 37 डिग्री 6 मिनट। ये उत्तरी में, दोनों बात उत्तरीय में आएगा। अब यहां ये कंफ्यूज जाना नहीं है भाई कि क्या हो गया कि दक्षिणी से उत्तरी ना होगा, नहीं, हमारा भारत तो है केवल उत्तरी में, दक्षिण से तो मतलब है नहीं है, पृथ्वी के दक्षिण से कोनो मतलब है ही नहीं भाई, ना तो पश्चिमी से मतलब है। इसलिए इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी अक्षांश, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर की बात कहा जाएगा तो देशांतर कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध। कहां, पूर्वी, या ऐसे बोल सकते हैं पूर्वी 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी कहां 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक। तो ये जो ऐसे ऐसे डिग्री जो बनेगा ना, तो इस भारत की नक्शा पर ही छप जाएगा ये डिग्री, देशांतर और अक्षांशीय, क्योंकि डिग्री है ना 1 2 3 4 5। तो इसको जो देखा जाएगा तो 8 पर जाएगा और इधर से देखा जाएगा तो 68 से समाप्त होगा। उत्तरी में 37 डिग्री 6 मिनट से। अब इस समय को बताता है और डिग्री को बताता है भाई, ठीक है। तो ये बातें है इसका, अब समझ में आ गया अक्षांशीय और देशांतर ये। चलो अब देखो, क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? देखो भारत में जो एक क्या है, यहां बिंदु कहेगा कि सबसे उत्तर में, भारत के सबसे उत्तर बिंदु और दक्षिण बिंदु, पूरब बिंदु और बिंदु। देखो यहां जो कुछ है इंदिरा, इधर जो है एक इंदिरा कौल बिंदु पर समाप्त होता है, ठीक है, इंदिरा कौल बिंदु पर समाप्त होता है। इधर जो पड़ता है कि मतलब कुबूथ बिंदु पर, इधर इंदिरा पॉइंट आता है, एक गोलीय बिंदु आता है इधर। तो 4 बिंदु चारों तरफ अंत में। हालांकि पूछेगा हमारा भारत देश जो क्या है भाई, जम्मू कश्मीर उत्तरी से लेकर के और दक्षिणी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। गुजरात से लेकर के कहां आ जाएगा, यहां अरुणाचल प्रदेश तक आ जाएगा। अभी हम लोग इस हालांकि लिखा भी हुआ है, देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर, मतलब भारत का जो भूमि है, जमीन है, टोटल भारत का जो जमीन है, ठीक है। तो क्षेत्रफल तो हम बताए हैं, हालांकि अभी हम देखते हैं, क्षेत्रफल सबको पता होगा। भूमि जो है भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कहां तक है, मतलब ऊपर में उत्तरी कश्मीर जो दिखाए थे और नीचे कहां है, कन्याकुमारी
कुमारी तक है। अब पूरब की में क्या है भाई, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम दिशा में क्या है, गुजरात तक। ठीक है, कहां से कहां तक है, तो ये सब लिखाए है ना। तो अरुणाचल नोट भी कर सकते हैं, ये सब अगर दिक्कत है तो। अरुणाचल प्रदेश से तो कहेगा पूरब में कौन है भाई, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कहां तक, गुजरात तक फैली हुई है, और उत्तर में कश्मीर से लेकर के और दक्षिण में कन्याकुमारी तक हमारा जो है सो फैलाव है भारत का। ठीक है, भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील, समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर, मतलब समुद्री मील 12 मील, अगर समुद्री मील हुआ तो मील में अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 21.9 किलोमीटर। 12 समुद्री मील की बात करा जाए तो इसको किलोमीटर में लेंगे तो 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। परिवर्तन के लिए बॉक्स में कुछ बताया गया, देखो मानक मील और समुद्री मील। मानक मील 63,360 इंच है और समुद्री मील क्या है, 72,960 इंच का। यानी एक मानक मील बराबर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। एडजेक्ट की बात करें तो 1.584 किलोमीटर। हालांकि 584 है तो लगभग में क्या, जैसे नहीं हम लोग बोलते हैं 1.58 आ रहा है तो मान लो 1.6, तो वही बातें हैं। ठीक है, मानक मील। समुद्री मील, एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर, तो 1.8 किलोमीटर। मानक मील स्थल का बात हो रहा है, समुद्री का मतलब समुद्र, पानी। ठीक है, हमारे देश के दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। ठीक है, हमारा देश जो है दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी में जो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करते हैं, जो कि हम कुछ बताया दिए हैं और कुछ बातें इसमें दिया गया है। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी, ये भी नोट करने वाली बातें हैं, दक्षिण से वास्तविक, उत्तर से दक्षिण में दूरी, जैसे उत्तर से लेकर के दक्षिण, उत्तर क्या कहा, उत्तर क्या कहा था, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो दूरी है टोटल कितना है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम कहे तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, ठीक है, कितना है, 2933 किलोमीटर। इस अंतर का क्या कारण है, इसे जानने के लिए पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 को आप लोग अगर देखेंगे तो मतलब समझ में आएगा। जो हम देशांतर, ये सब अंतर क्या है, देशांतर और अक्षांशीय के, अक्षांश और देशांतर तथा समय के अध्याय संख्या 3 को देखेंगे। मतलब वही बात, यही तो बताए हैं कि दूरी जो बताता है या समय को बताता है वह किसके कारण होता है, अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा के कारण होता है, ये सब बातें। ठीक है, यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों के, अब जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जैसे हम पृथ्वी को बताए, हम पृथ्वी में जो बताए बना करके, जैसे हम यहां बोले थे पृथ्वी है तो इसको बोले हम, ठीक है, और इसको बोले तो ये क्या हो जाएगा, यहां उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव। समझ में आया। ठीक है, अंतर आधारित ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी घटती जाती है। मतलब कहने का कि एक तरफ क्या होता है, घटती जाती है, एक तरफ क्या होता है, बढ़ती जाती है। जबकि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करना रहता है कि 2 डिग्री पर जो देशांतर और अक्षांशीय दिया था।
अक्षांशीय रेखा के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिण हिस्सा उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय का मतलब एक होता है जैसे शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। उष्ण मतलब थोड़ा गर्माहट टाइप की। जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो कुल भाग है, तो बोलते हैं ना कि इधर जो है ज्यादा गर्मी है, ठंडी है, कुछ इस तरह की बात है। उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध, ठीक है, अथवा कोष्ण शीतोष्ण भी कहा गया इसको, में स्थित है। यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाए जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। तो इसका मतलब क्या कि हमारे भारत देश में जहां भी कहीं भू आकृति, भू का आकृति छोटा बड़ा कम ज्यादा जो है, जलवायु हमारा कहाँ गर्म है, कहाँ कैसा है, कितना जलवायु है, कितना कम है, मिट्टी कहाँ पर कैसा है, ये सब किसके कारण है? यही किसी हिस्से में जो उष्ण कटिबंधीय है, किसी हिस्से में शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है, वही सब बताता है भाई, इसी के कारण है ऐसा, ठीक है। आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि लगभग 30 डिग्री का अंतर है। देशांतरी रेखा से पता चलता है। अब जैसे भारत के किस क्षेत्र में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश से आते आते गुजरात तक जो आ जाएगा, यहां जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से आते आते अगर गुजरात तक आएगा तो इसको कम से कम 2 घंटा का अंतराल लग जाता है। यह भी क्वेश्चन एक इंपोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के यहां आते आते गुजरात में क्या हो जाता है? 2 घंटा का अंतराल हो जाता है। जब यह 2 घंटा का अंतराल हो जाता है तो तुम दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में देखना, अभी जितना शाम हो रहा है तो कहीं ना कहीं जगह पर क्या होता है, कुछ ना कुछ अंतर पड़ता है। जैसे इधर सांझ भैल तो उधर बताते हैं ना ऐसे, तो ये सब जैसे किसी देश में इधर दिन होता रहेगा तो उधर सांझ होता रहेगा। ये सब किसके कारण? अक्षांशीय और देशांतरीय के कारण ही होता है, जो समय टाइम जोन होता है, ठीक है। आगे समय लगभग 2, देखो बताया भी गया है, देखो अंतर है। जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों में लगभग 2 घंटों का अंतर है। तो वही बात तो बोले, पूरब से पश्चिम तक आने में कितने घंटे का अंतर है हमारे देश में? 2 घंटों का अंतर है ना। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित है। मानक याम्योत्तर का क्या उपयोग है? जब उत्तर पूर्वी राज्य में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय हो जाता है, जो वही बोले। डिब्रूगढ़, इंफाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती है। मतलब कुछ कुछ जो क्षेत्र होगा, राज्य होगा, एक जैसा समय बताएगा, कुछ क्षेत्रों में अंतर बता देता है, ठीक है। चेन्नई में घड़ियां एक जैसा अंतर बताती है। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें से मानक याम्योत्तर गुजराती है। मतलब गुजरात में आते आते क्या होता है? 2 घंटा लग जाता है भाई, ठीक है। अब यहां भी कुछ वही बातें हैं जो हम बताए थे। यहां कुछ पूरा बात दिया गया है कि हम जैसे बताए हुए थे कि जो हमारा भारत है कहां है? एशिया में। एशिया के किस भाग में है? दक्षिणी मध्य एशिया में स्थित है हमारा देश, ठीक है। दक्षिण मध्य एशिया में हमारा देश जो है स्थित है। भारत का क्षेत्रफल देखो, अब कुछ बता रहा है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर यहां लगभग में बताया गया, लेकिन 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे देश का क्षेत्रफल है, जो पूरे विश्व का कुल 100% में से 2.4% भाग जमीन पर हमारा देश है। मतलब पूरा पृथ्वी जितना बड़ा है ना, उस पृथ्वी का कितना जमीन हमारे देश में वास करता है? तो 2.4%। बाकी में तो बहुत सारा देश सब है ना भाई, ठीक है।
ये जो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए, भारत का कैमा स्थान है विश्व में? 7वां स्थान है। मतलब सबसे बड़ा देश जो है भारत, जमीन में सबसे ज्यादा जमीन जो है पूरे विश्व में किसका है? रूस का। बताए थे जो 170 लाख, देखो अपना जो है 32,87,000 के आसपास, ठीक है, उसका जो है 170,98,242 किलोमीटर। देखो 170,98,242 वर्ग किलोमीटर किसका? रूस का जमीन है टोटल। लेकिन अपने भारत का जमीन कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देखो जहां 170 लाख चला गया वही क्या है? 32 लाख। तो सबसे ज्यादा जमीन में किसका है? अब उससे कम की बात करा जाए तो कनाडा, फिर चीन, ठीक है, इस तरह से अमेरिका, इस तरह से है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है भाई? तो रूस है क्षेत्रफल में। दूसरे नंबर पर कौन है? तो कनाडा आ जाएगा। तीसरे नंबर पर कौन है? तो भाई चीन आ जाएगा। चौथे नंबर पर कौन है? तो अमेरिका आ जाएगा, ठीक है, अमेरिका आ जाएगा। चौथे नंबर पर अगर कहा जाए तो ब्राजील आएगा, ठीक है। पांचवें नंबर, कहां? पांचवें नंबर पर है ना। पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पर अमेरिका और पांचवें नंबर पर ब्राजील, ठीक है। और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। और 7वें नंबर पर क्या हो गया हमारा? भारत। अब समझ में आ रहा है कुछ? तो इस तरह का जो है सो 7वां। तो पूछा जाता है कि पहले सबसे बड़ा कौन है और हमारा देश क्षेत्रफल में कैमा स्थान पर है भाई, ठीक है। लेकिन जनसंख्या में पूछ दे, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत। भारत है। चीन था लेकिन अब भारत हो गया है। चीन था लेकिन अब भारत है, ठीक है, जनसंख्या में, ठीक है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े गए भारत में सबसे बड़े देशों का नाम याद है? तो हाँ, रूस। पूछ रहा है, रूस लिखा भी दिए। आकार की बात कहा जा रहा है, भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जब मरुस्थलीय में रेत के विस्तृत फैलाव कुछ ज्यादा है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर में पश्चिम में कुछ हिंदू कुश और सुलेमान जैसा क्षेत्र का नाम बता रहा है कि कौन क्या है। उत्तर पूर्वी में पूर्वांचल पहाड़ी का क्षेत्र है। दक्षिणी में जो है विशाल हिंद महासागर है, ठीक है, इसीलिए बोले हुए थे, ठीक है, नक्सदी क्या बोलते हैं, चौहद्दी। महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। अब पूछेगा कि भारत के उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश आता है? तो ये हमारा क्या हो गया भाई? पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। भारत तो अपने आप में है ही, ठीक है। तो कहेगा भारत के उपमहाद्वीपों का नाम बताओ, तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत, देखो भारत की पड़ोसी देश भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। मैं अगर कहेगा उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन सा आता है तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सब दे देंगे। अभी भारत का पड़ोसी देश में हम लोग देखेंगे कुछ बातों को। भूमिका निभाता रहा है खैबर, बोलन, सिपकीला, नाथुला तथा बोमडीला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं। मतलब देखो हमारा जो भूगोल में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या है?
समतल जमीन नहीं है, बल्कि उबड़ खाबड़, कहीं ज्यादा ऊंचा पहाड़ी है, मैदान है तो झाड़ है, तो कहीं समुद्र है तो कहीं कुछ है, ठीक है। इस तरह से जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में ये सब क्षेत्र आएंगे। भारत का प्राय द्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। मतलब भारत का प्राय द्वीप जो है कहां है? हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, ठीक है। जो कि भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह समेत 7517 किलोमीटर पर विस्तारित किया गया। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यह अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। कहां? भारत में। अब यहां कुछ समझते हैं। क्या आपको याद है कि स्कूल भुवन एक वेब पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर यह जो बताया गया है, ठीक है। भारत एवं उसके पड़ोसी देश को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, भारत और पड़ोसी देश में क्या है? भारत एवं उसके पड़ोसी, भारत की स्थिति मानचित्र जैसे 1.2 की जांच करें तो आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो वो तो बताए थे, एशिया के किस भाग में आता है? दक्षिणी भाग में, दक्षिणी मध्य भाग में, ये भी लिखाए हुए, ठीक है, में स्थित है। भाई पूछेगा भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्र और वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। अब कहेगा भारत का जो पड़ोसी क्षेत्र है, देखो भारत का जो पड़ोसी क्षेत्र है स्थल मार्ग के अनुसार, मतलब भूमि में, तो वो सब कौन सब आ जाएगा? कौन सब आएगा भाई? जैसे पाकिस्तान बोले, पाकिस्तान, ठीक है, इसको पगला पाकिस्तान हम कह सकते हैं, ठीक है। चीन कह सकते हैं भाई, चीन है। और क्या है? नेपाल हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो ये सब जो है भारत का स्थलीय पड़ोसी देश है, भारत का स्थलीय पड़ोसी देश के अंतर्गत आता है। कहेगा भारत का समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका और मालदीव हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो भारत का जो समुद्री व वायु मार्ग द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से किससे जुड़ा हुआ है? मानचित्र के। तो कहेगा भारत समुद्री की बात करा जाए तो श्रीलंका और मालदीव ये सब आता है, ठीक है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूचना बनाई है। तो भारत का पड़ोसी देश में तो हम लिखाइए दिए, भारत के पड़ोसी देश में क्या स्थल मार्ग में कहेगा तो वही, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, है ना, अफगानिस्तान सब हो गया, ठीक है। और अगर कहेगा समुद्री मार्ग में तो हम क्या लिख सकते हैं? श्रीलंका, मालदीव इत्यादि सब, ठीक है। तो अब देखिए, श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश है। द्वीप मतलब जो समुद्री क्षेत्र है, जो भारत के पड़ोसी क्षेत्र है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। मतलब कि श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल यानी पाक पाकिस्तान जल संधि के द्वारा अलग हुआ है। यह क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। श्रीलंका जो है भारत से मन्नार की खाड़ी और पाकिस्तान यानी पाक जल संधि के द्वारा क्या हुआ है? भारत से अलग हुआ है, ठीक है। खाड़ी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट करें। खाड़ी का मतलब क्या होता है? जो स्थलीय भाग हो। क्या होता है?
स्थली, स्थली मतलब जिसमें 4 भाग में से 3 भाग केवल जो हो सो क्या है, पहाड़ी, दीवाल इत्यादि वगैरह सब हो 3 भाग में, तो उसको हम बोलेंगे खाड़ी, 3 भाग अगर रहे तो। जल संधि में क्या है भाई, जल संधि हम उसको बोलते हैं जब कोई सागर, एक सागर दूसरे सागर से मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जल संधि। खाड़ी का मतलब क्या होता है कि 4 भाग में 3 भाग में क्या हो, केवल पहाड़ी पहाड़ी टाइप का बात हो, ठीक है। और जल संधि का मतलब क्या होता है कि जब एक सागर दूसरे सागर से मिला रहता है जिस जगह पर, उसको बोलते हैं हम क्या, जल संधि। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियां द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है? ठीक है, तो यही था जो पहला चैप्टर अपना। अच्छा, इसका क्वेश्चन होगा ना, अब इसका क्वेश्चन है जो बना लेना, ठीक है। देखो हम उसमें बताए हैं, जो एक ऑब्जेक्टिव में जितना जो कुछ भी लिखा दिए हुए हैं उस सारा अपना याद कर लेना, और इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बाकी ये सब भी बता दिए हुए हम। देखो कुछ भारत के बारे में और जानकारी तो हम लिखा ही दिए हैं, मतलब भारत की जो सीमा रेखा है, भारत के बारे में और जो कुछ है तो पूछेगा कि भारत की सीमा रेखा सबसे ज्यादा कहां मिलती है। देखो एक बात और हम कर्क रेखा नक्शा से कुछ बता देते हैं। देखो कहां है भाई नक्शा, चलो हम कुछ नक्शा में हम दिखाते हैं बातों को। हम एक बताए थे मानक रेखा और कर्क रेखा के बारे में, ठीक है, बताए थे ना। मानक रेखा में कौन सा आ रहा था, जो राज्य भारत के किस, मानक रेखा जो भारत के किस राज्य से, और कर्क रेखा, कर्क रेखा। और देखो यहां से जो क्या है आपका, ये कर्क रेखा के अंतर्गत आता है, यहां ये, अरे लिखाए थे ना क्या, हाँ देखो इसको हम बोल सकते हैं, ये है आपका क्या है, यहां से यहां, ये क्या है आपका कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा जो है सो किससे होकर के गुजरती है, गुजरात, ठीक है, राजस्थान से होकर के गुजरती है। और देखो मतलब ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहां दिया ही हुआ है भाई, ये जो है क्षेत्र रेखा दिया गया है, ठीक है, यहां से यहां। तो ये तो राजस्थानी क्षेत्र ना हुआ, यहां तक ही क्षेत्र है भाई। तो यहां गुजरात आता है, राजस्थान आता है, और क्या आता है, मध्य प्रदेश आता है, और क्या आता है, तो ये देखो ये जो रेखा यहां कटा है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ ना है, यहां तक पूरा छत्तीसगढ़ है, तो ये भी छत्तीसगढ़ तो लिया, तो ये छत्तीसगढ़ है। ये नहीं समझना कि अब छत्तीसगढ़ यहां लिखा हुआ है, रेखा तो ऐसे बना है भाई, ये जमीन तो यहां है ना छत्तीसगढ़ का, ऐसे तो ये जमीन तो आ गया ना, तो वही बता रहा है छत्तीसगढ़ होते हुए गया। तो ये क्या हो गया भाई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और क्या आ जाएगा यहां, झारखंड, ठीक है। अब झारखंड जैसे ही आता है तो ये रेखा, अब उसके बाद तो ये तो दूसरा हो गया, ठीक है। ये आपका जो है सो तो कहेगा कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर के गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और क्या हो गया, पश्चिम, कितना लिखाए होंगे, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल भी आ रहा है, जो कोलकाता, त्रिपुरा हो गया, और क्या हो गया, मिजोरम हो गया। टोटल कितना है भाई, 8 है, टोटल कितना है, 8 है। अब जो हम बताए होंगे क्या, कि एक कर्क रेखा, मानक रेखा, ठीक है। तो इसका जो हम क्या बताए हुए हैं, मानक रेखा में कितना बताए हुए हैं, 5 गो, कौन कौन, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, लखनऊ हो गया, लखनऊ नहीं सॉरी, आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, हाँ यहां है उत्तर प्रदेश दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा,
छत्तीसगढ़ आ जाएगा, एक उड़ीसा आ जाएगा और एक आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है आंध्र प्रदेश यहां है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया और एक हो गया क्या, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और एक क्या हो गया, उड़ीसा हो गया यहां भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा हो गया और एक क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। तो ये जो मानक रेखा जो हो गया क्या, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या आ गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 राज्य से होकर के गुजरती है, देशांतर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी भाई याद कर लेना। अब पूछेगा कौन ऐसा जो ये रेखा जो है सो मानक रेखा और कर्क रेखा भारत के किस क्षेत्र में से होकर के काटती है, मतलब किस क्षेत्र में काटती है। तो ये दोनों रेखा देखना छत्तीसगढ़ में आकर के कट करती है। देखो जैसे ऐसे मिलाएंगे ऐसे आएगा, तो ये क्या होगा, छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, और लिखाए थे क्या, अब जैसे देखो यहां भारत का कुछ और बात सब हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहां पर भारत का जो क्षेत्र जैसे पड़ोसी देश में कहा गया था, तो पड़ोसी देश में जैसे यहां भाई एक तो क्या है भाई, पाकिस्तान। ठीक है, देखो यहां पाकिस्तान हो गया, यहां क्या हो गया भाई, अफगानिस्तान हो गया। क्या हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, चीन हो गया। ठीक है, यहां देखो यहां भूटान हो गया। ठीक है, यहां क्या हो गया भाई, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, यहां क्या हो गया भाई, आपका नेपाल हो गया। ठीक है, यहां क्या हो गया, म्यांमार हो गया। तो ये सब अगर देखेंगे, अब गौर से तुम देखो बातों को, खास करके जम्मू कश्मीर का यही क्षेत्र जो है ना, ये पाकिस्तान जो है अपने अंतर्गत में लिया है और इसी क्षेत्र के लिए हमेशा लड़ाई होता रहता है। अब ये चाह रहा है कि यहाँ पर ये जम्मू, ये जो नगर है, ये जो क्षेत्र है, ये सब अपने में मिला ले, जबकि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों एक है, लेकिन अब अफगानिस्तान क्या हो रहा है भाई, अपना अलग। ठीक है, तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान इसी क्षेत्र को लेकर के, ये सब क्षेत्र जो हो गया इसका अपना हो गया। ठीक है, अब यहां से अगर कहेगा सबसे ज्यादा किस देश से सीमा रेखा मिलता है भारत का, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश का। किसका, बांग्लादेश का, जो कि कितना 4000, ठीक है 4096 किलोमीटर सबसे ज्यादा सीमा रेखा अगर पूछेगा तो सबसे ज्यादा सीमा रेखा किसका है, बांग्लादेश का, जो भारत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और सबसे कम अगर कहेगा तो किसका है, अफगानिस्तान का है, जो कितना 106 किलोमीटर की सीमा रेखा पर जो है सो भारत से मिला हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर कुल मिलाकर के जितना भी सीमा रेखा, चीन का चाहे नेपाल का, ठीक है, सबका लिखा। ठीक है, चीन का कितना 3488 किलोमीटर, मतलब इस तरह से जो इसका अगर हम देखेंगे, फिर नेपाल का 1751, कुछ इस तरह से जो हम देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के कि भारत की कुल सीमा रेखा कहेगा तो कितना हो जाएगा, 15200 किलोमीटर। एक नंबर में अगर पूछेगा तो लेट हो रहा है। चलो खत्म में है वैसे, ठीक है ना। तो ये सब जो है सो पहले चैप्टर में ये सब जानकारी बताया गया है, और ये पूरा का पूरा मिलता है क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर से, है ना। जाओ, चलिए, तो उम्मीद है आप सभी बच्चे को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, जो हम समझाना चाह रहे होंगे आपको बारीकी से सब समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम सारे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो भी बुक 1 है या फिर बुक 2 है, दोनों बुक को हम सारा चैप्टर बढ़िया से इसी तरह से एक्सप्लेन करते हुए हम लोग देखेंगे। और एक एक क्वेश्चन आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को आराम से घर पर बनाइएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, आपसे एक भी क्वेश्चन अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, आप एक बार
देख लीजिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको मदद किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी बच्चे को पूरा पूरा समझ में आया होगा। आप सभी बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बम-बमाते रहे, खिलखिलाते रहे, मन लगा करके पढ़ाई करते रहे और कल की सेशन के लिए तैयार रहे।